हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम हेल्पर में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, हम बात कर रहे हैं टीचिंग मेथड के पीवाईक्यू सीरीज के बारे में। तो साथियों, अब तक अपन 2016 के जो पुराने प्रश्न हैं वो अपन सोल्व कर चुके हैं। सेकंड ग्रेड का साथियों ये आपके सामने पेपर है। मैं सभी सेकंड ग्रेड रीट केवीएस एनवीएस में सभी प्रकार की जहाँ भी टीचिंग मेथड का प्रश्न बनेगा, मैं सबका प्रश्न लाने का आपके सामने प्रयास करूँगा और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। फिर तो ये साथियों एक बहुत ही इफेक्टिव तरीके से अपन सोल्व करेंगे। तो 131वां प्रश्न हमारे सामने है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा यानी कि एनसीएफ से साथियों ये जो प्रश्न निकल कर सामने आया है। एनसीएफ 2005 से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है? पहले मैं बता दूं, नहीं है और है वाले जो प्रश्न है उसको थोड़ा ध्यान से पढ़ें और धैर्य से पढ़ें। तो साथियों यहाँ पर यह पूछ रहा है कि एनसीएफ की जो बात है यानी कि एनसीएफ के जो जितने भी सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों में से इन ऑप्शनों में से कौन सा नहीं है, ये अपन को ढूंढना है। तो देखते हैं दोस्तों, ज्ञान को स्कूल के बाहर जीवन से जोड़ना, बिल्कुल ये एनसीएफ 2005 में वर्णित है। मोटे मोटे अक्षरों में एकदम स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना चाहिए। पढ़ाई रटन प्रणाली से मुक्त हो यह सुनिश्चित करना, ये बात भी साथियों एनसीएफ 2005 में कहा बताई गई है कि पढ़ाई जो है वो रटंत्र प्रणाली जो है मेरे दोस्तों, रटने वाली जो विधि है उससे मुक्त होनी चाहिए और एकदम वो जो है वो वास्तविकता पर आधारित होनी चाहिए। यानी कि स्कूल का जो बाहरी जीवन का जो ज्ञान है मेरे दोस्तों, सिर्फ किताबी ज्ञान ही यहाँ पर महत्वपूर्ण नहीं रखा गया है। एनसीएफ 5 में बाहरी और वास्तविक ज्ञान भी यहाँ पर सुनिश्चित किया गया है। तीसरा ऑप्शन है, परीक्षा को अपेक्षाकृत अधिक जटिल और कठिन बनाना। परीक्षा को यहां पर सरल बनाने की बात एनसीएफ 2005 में हुई है, न कि कठिन बनाने की। तो मेरे दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। लेकिन ये जो ऊपर वाली बात और नीचे वाली जो बात है ये किसमें है? एनसीएफ में। तो अगला प्रश्न अगर ये आ जाए कि निम्न में से एनसीएफ में सम्मिलित है, तो 1 और 4 ये चारों बिंदु एनसीएफ में सम्मिलित है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या है वो भी अपन एक बार देख लेते हैं। एक ऐसी अधिभावी पहचान का विकास जिसमें प्रजातांत्रिक राज्य व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रीय चिंता समाहित हो। बिल्कुल, मतलब बच्चे को आपको इस प्रकार पढ़ाना है जिससे उसके अंदर इस प्रकार की भावना विकसित हो कि वो एक प्रजातांत्रिक राज्य व्यवस्था और राष्ट्र की चिंता में अपना अपना सोच विचार जनरेट कर सके, यानी कि उस राष्ट्र के प्रति उसमें राष्ट्र भावना भी विकसित हो सके। तो इस प्रकार आपको उसको पढ़ाना है। तो मेरे दोस्तों इसका सही आंसर तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। बाकी जो एक दो और चार वाला ऑप्शन है वो सभी बातें किसमें शामिल है मेरे दोस्तों? वो सभी बातें हैं एनसीएफ 2005 में मेरे दोस्तों शामिल हैं। अब कौन सी कमेटी के तहत एनसीएफ 2005 आई है मुझे आप बताएंगे। तो साथियों टीचिंग मेथड की सीरीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बताएं कि इस प्रकार की टीचिंग मेथड की सीरीज चल रही है। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि बाल केंद्रित विधि है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है मेरे दोस्तों। बाल केंद्रित शिक्षण विधि विज्ञान में कौन सी होती है, ये अपन को देखना है। पहला है प्रदर्शन विधि, दूसरी है व्याख्यान विधि, तीसरी है व्याख्यान युक्त प्रदर्शन विधि और प्रयोगशाला विधि। ये सभी विधियां आपने बीएड में पढ़ी होगी मेरे दोस्तों। और जब बीएड में अपन लेसन देते हैं तब अपन को प्रदर्शन विधि भी बताई जाती है, व्याख्यान विधि से भी अपन देते हैं और फिर दूसरा आता है व्याख्यान युक्त प्रदर्शन विधि। तो बात की जाए मेरे दोस्तों, अगर लेक्चर की बड़ी कक्षाओं में बात की जाए तो प्रदर्शन विधि यानी उसको करके दिखाना है, लेकिन विद्यार्थी खुद नहीं कर रहा है। कौन कर रहा है यहाँ पर? अध्यापक कर रहा है। अध्यापक खुद करके दिखाएगा कि प्रदर्शन करके दिखाएगा कि बच्चों ये चीज ऐसे 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 होती है। तो क्या ये बाल शिक्षण केंद्रित विधि है? नहीं। व्याख्यान विधि में अध्यापक क्या करेगा? एक लेक्चर देने लग जाएंगे, बड़ी उस शब्द की व्याख्या करने लग जाएंगे, उस टॉपिक की क्या करेंगे? व्याख्या करेंगे। तो क्या ये भी एक बाल केंद्रीय शिक्षण विधि होगी? तो ये दोनों विधियां चाइल्ड सेंटर्ड नहीं होगी। अगली देखते हैं अपन, व्याख्या और उसके साथ प्रदर्शन। अब इस विधि में अध्यापक क्या कर रहा है? किसी बिंदु पर बात करते हुए उस बिंदु की क्या कर रहा है? व्याख्या, और साथ में उसका क्या उसको प्रदर्शन करके भी समझा रहा है कि इस प्रकार से ये हुआ, ये हुआ। जिस प्रकार यूट्यूब पर अपन कई सारे वीडियो देखते हैं जिनमें सोर्स के माध्यम से ये बताया जाता है कि ये केमिकल कैसे बना, ये किस केमिकल से क्या प्रभाव पड़ा। तो वो कौन सी विधि है? व्याख्यान युक्त प्रदर्शन विधि। लेकिन ये विधि भी चाइल्ड सेंटर्ड नहीं है। चाइल्ड सेंटर्ड मेरे दोस्तों विधि है प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि जो है मेरे दोस्तों, उसमें क्या है? बच्चा खुद से करेगा। किससे करेगा? वो बच्चा खुद से करेगा, वो खुद से प्रैक्टिकल करेगा, वो खुद से प्रयोगशाला में जाएगा और प्रैक्टिकल करेगा, अपने हाथों से सीखेगा। किससे सीखेगा? अपने हाथों से। तो जिसमें बच्चा अपने हाथों से सीख रहा है, बच्चा खुद उस विधि के मुख्य बिंदु में शामिल है। मतलब केंद्र बिंदु में कौन है? खुद विद्यार्थी केंद्र बिंदु में है। तो मेरे दोस्तों वो विधि कौन सी हो जाएगी? बाल शिक्षण केंद्रित विधि। तो ये विधि कौन सी है? प्रयोगशाला विधि। तो इसमें सही आंसर मेरे दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 यहां पर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे दोस्तों, यहां पर निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले व्यक्ति के व्यक्तित्व गुणों को नहीं दर्शाती? फिर से नहीं वाला प्रश्न है कि तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाला देखना है, उदार मनोवृत्ति, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, कार्यकरण संबंधों में विश्वास और अंधविश्वासों में विश्वास। तो ये बहुत ही सरल प्रश्न है। एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले व्यक्ति को उदार होना चाहिए, उसके अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए और वो कार्यकरण संबंधों में विश्वास रखना चाहिए कि ये कार्य क्यों हुआ, इस कार्य के पीछे कारण क्या है, क्या इसके पीछे विश्वास है, मतलब किस विश्वास से ये कारण के काम हुआ। तो इन बातों में आपको विश्वास रखना चाहिए।
तो ये जो ऊपर के जो 3 ऑप्शन है मेरे दोस्तों, ये तो तीनों ऑप्शन किसके हो गए? ये तीनों ऑप्शन हो गए मेरे दोस्तों यहाँ पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण के। लेकिन क्या एक वैज्ञानिक अंधविश्वासों में विश्वास करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। तो चौथा जो ऑप्शन है मेरे दोस्तों, अंधविश्वासों में विश्वास, ये यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही जो ऑप्शन है जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से संबंध नहीं रखता है। अगला प्रश्न आता है मेरे दोस्तों, ब्लूम की टैक्सोनॉमी के अनुसार भावात्मक पक्ष के उद्देश्यों का सही क्रम है। अब आप देखिए यहाँ पर ब्लूम की टैक्सोनॉमी से प्रश्न पूछा है, और कौन से भाव से पूछा है? ये पूछा है मेरे दोस्तों भावात्मक पक्ष से। तो आपको यहाँ पर एक एक चीज़ ध्यान रखनी है कि भावात्मक पक्ष में किस प्रकार से कौन कौन से स्टेप्स आते हैं। पहला है अग्रहण, अनुक्रिया, अनुमूल्यन, संगठन, चारित्रीकरण। फिर आता है अग्रहण, अनुमूल्यन, अनुक्रिया, संगठन, चारित्रीकरण। और फिर अग्रहण, संगठन, चारित्रीकरण, अनुमूल्यन और अनुक्रिया। और अनुमूल्यन, अग्रहण, संगठन, अनुक्रिया और चारित्रीकरण। तो मैं दोस्तों बता दूं, ये जो ब्लूम की जो टैक्सोनॉमी का भावात्मक पक्ष है मेरे दोस्तों, ये सेकंड ग्रेड में तो पूछा ही गया है, ये एक बार पहले रीट में भी पूछ लिया गया है मेरे दोस्तों। अब आप इसको, मैं ये कहता हूँ, मैंने तो ये जो प्रश्न है ये हिंदी में कम याद किया है, क्योंकि ये हिंदी के जो शब्द है अनुग्रहण, अनुक्रिया, ये सब मुझे तो एक जैसे लगते थे। तो मैंने दोस्तों इनको ऐसे याद, यहाँ पर ऐसे याद कर रखा था। मैंने यहाँ पर इसका एक फॉर्मूला बना रखा था, आर स्क्वायर VOC। मैंने क्या बना रखा था मेरे दोस्तों? आर स्क्वायर VOC, भावात्मक पक्ष ब्लूम का, उसका सूत्र क्या है? आर स्क्वायर VOC। अब देख लो आर स्क्वायर VOC किस में है मेरे दोस्तों। पहले आर से स्टार्ट हो रहा है क्या? देखिए चौथा ऑप्शन देखते हैं, ये आर से स्टार्ट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा, तो ये तो यहीं गलत हो गया। अरे आर तो आ गया, लेकिन दूसरा आर नहीं आया, तो ये भी यहीं पे गलत हो गया। देखिए इसमें दूसरे में देखते हैं, आर रिसीविंग आ गया, रेस्पॉन्स आना चाहिए, उसके बाद रेस्पॉन्डिंग आना चाहिए। अरे बिल्कुल नहीं आया, तो ये भी गलत हो गया। अरे पहले ऑप्शन में देखा मैंने, पहले ऑप्शन में देखे आर रिसीविंग, रेस्पॉन्डिंग, आर स्क्वायर मेरा सूत्र सही बैठ रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पर देखें वी आ रहा है क्या? बिल्कुल वैल्यूइंग आ रहा है, तो यहाँ पर वी आ गया। ऑर्गेनाइजेशन यानी कि VO आ गया। कैरेक्टराइजेशन यानी कि चारित्रीकरण C आ गया। तो दोस्तों ब्लूम की टैक्सोनॉमी का सूत्र क्या है मेरे दोस्तों? भावात्मक पक्ष का आर स्क्वायर VOC। तो ये दोस्तों ये मैंने यहाँ पर जनरेट किया था, ये दोस्तों मैं आपको गारंटी के साथ, ये मेरे खुद के द्वारा जनरेट की हुई ट्रिक है। आर स्क्वायर VOC ये सूत्र मैंने याद कर रखा है। इस प्रकार मैंने से ये प्रश्न मैंने सोल्व किया था, और ये जब मैंने रीट की पेपर दिया था, मैंने रीट की परीक्षा दी, तब हमारे ये प्रश्न पूछा गया था मेरे दोस्तों। तब भावात्मक पक्ष को मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा था। तो ये साथियों वहाँ की थी ये ट्रिक, आज मुझे प्रश्न देखते ही याद आ गई कि तो V स्क्वायर ROC वाला प्रश्न है मेरे दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। तो कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनको आप हिंदी में ना पढ़कर अंग्रेजी में पढ़े तो आपको ज़्यादा अच्छे से याद करने में सुविधा रहेगी। तो दोस्तों टीचिंग मेथड की ये, तो दोस्तों अगला जो प्रश्न है मेरे दोस्तों आपके सामने आता है कि निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने आगनात्मक अधिगम को प्रोत्साहित किया? तो साथियों ये जो प्रश्न है, इसमें ये जो पूछ रहे हैं, ये सीधा सीधा ये पूछ रहे हैं आपसे कि आगनात्मक अधिगम को किस मनोवैज्ञानिक ने दिया या प्रोत्साहित किया। तो इसमें पहला ऑप्शन है साथियों डेविड आसुबेल ने। तो डेविड आसुबेल ने आगनात्मक अधिगम नहीं दिया है। जेस ब्रूनर, BF स्किनर और हार्वर्ड गार्डनर। तो गार्डनर के सिद्धांत तो रीट में सबसे महत्वपूर्ण है, एक प्रश्न जरूरी आता ही आता है रीट में गार्डनर वाला। तो साथियों यहाँ पर जो इसका सही ऑप्शन जाएगा वो तो चला जाएगा जेस ब्रूनर। लेकिन आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि डेविड आसुबेल ने कौन सा अधिगम दिया था। तो ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। आसुबेल का जो अधिगम है मेरे दोस्तों, वो भी कई बार पूछा गया है। और BF स्किनर ने किस प्रकार का अभिक्रमित अनुदेशन दिया था, क्योंकि BF स्किनर और स्किनर का सिद्धांत भी है मेरे दोस्तों। तो ये सब आपको देखना है। तो यहाँ पर इसका तो सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? जेस ब्रूनर। अब आगमनात्मक अधिगम क्या होता है? नियम से उदाहरण की ओर होता है या उदाहरण से नियम की ओर? ये बात भी आप कमेंट करके जरूर मुझे बताएं। तो दोस्तों ये यहाँ का आपका 135वां प्रश्न था। अगला प्रश्न है मेरे दोस्तों, विद्यालय में विज्ञान क्लब के संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो विद्यालयों में क्या होता है, जब आप विज्ञान के टीचर बन जाएंगे तो आपको बनाना पड़ेगा विज्ञान क्लब। क्या बनाना पड़ेगा मेरे दोस्तों? विज्ञान क्लब। अब इसके मुख्य उद्देश्य मेरे दोस्तों क्या हैं, ये आपको ऑप्शन में देख के बताने हैं। अध्यापकों के व्यक्तित्व का विकास करना और प्रधानाचार्य के प्रबंधन कौशल का विकास करना, अभिभावकों को विद्यालय से जोड़ना, विद्यार्थियों में सृजनात्मक एवं संगठनात्मक क्षमता का विकास करना। अब देखो आपने क्या किया, आप साइंस टीचर है, आपने बनाया क्या? विज्ञान क्लब। क्या बनाया? विज्ञान क्लब। कहाँ बनाया? आपके स्कूल में बनाया। तो उससे क्या अन्य अध्यापकों का व्यक्तित्व का विकास होगा? बिल्कुल नहीं। ये आपका उद्देश्य नहीं होना चाहिए। आपको प्रधानाचार्य के प्रबंधन कौशल का विकास भी नहीं करना है। आपको अभिभावकों को भी इससे विद्यालय से नहीं जोड़ना है। लेकिन आपका मूल उद्देश्य क्या है? आपका मूल उद्देश्य विद्यार्थियों में, ये विज्ञान क्लब किसके लिए बना है? विद्यार्थियों के लिए बना है। तो विद्यार्थियों में सृजनात्मक और संगठनात्मक ऑर्गेनाइजेशन पावर का यानी कि क्षमता का विकास करना है। तो मेरे दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, यानी कि विद्यार्थियों में जो ये विज्ञान क्लब अपन ने बनाया वो किसके लिए बनाया मेरे दोस्तों? विद्यार्थियों के लिए बनाया, न कि अभिभावकों के लिए, न कि प्रधानाचार्य के लिए, न कि अध्यापक के लिए। तो ये जो तीनों ऑप्शन है मेरे दोस्तों, ये तीनों ऊपर के गलत है। और चौथा ऑप्शन मेरे दोस्तों यहाँ पर इसका सही, राइट और करेक्ट आंसर है मेरे दोस्तों। तो ये था यहाँ का आपका चौथा प्रश्न। विज्ञान क्लब से हमने देखा है कि सेकंड ग्रेड में विज्ञान क्लब से हमेशा एक प्रश्न बनता है। हमारे टाइम 2022 में भी विज्ञान क्लब से यहाँ पर एक प्रश्न बना था। तो विज्ञान क्लब आप अच्छे से पढ़कर जाएं। वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण का गुण है
वस्तुनिष्ठ परीक्षण आपने देखे, निबंधात्मक परीक्षण होता है, वस्तुनिष्ठ परीक्षण होता है। वस्तुनिष्ठ परीक्षण के क्या एक गुण है? परीक्षण पदों में विश्वसनीयता एवं वैधता है। अध्यापक छात्र की आंतरिक अनुभूति का आकलन कर सकता है। प्रश्नों का निर्माण सरल होता है। अंकन प्रक्रिया समय लेने वाली होती है? बिल्कुल नहीं। अंकन प्रक्रिया है वो समय लेने वाली नहीं होती। इसमें तो तुरंत आंसर और तुरंत रिजल्ट आता है मेरे दोस्तों, कि आपने 4 ऑप्शन थे, कौन सा सही किया तो तुरंत यहाँ पर, तो इसका ये तो यहाँ पर नहीं होगा। प्रश्नों का निर्माण सरल नहीं होता है, कठिन होता है, क्योंकि ऑप्शन आपको एक प्रकार से बहुत ही सोच समझ कर डालने पड़ते हैं, तो प्रश्नों का निर्माण भी इतना सरल नहीं है वस्तुनिष्ठ प्रक्रिया में, तो ये ऑप्शन भी यहाँ पर नहीं होगा। अध्यापक छात्र की आंतरिक अनुभूति का आकलन कर सकता है क्या? नहीं कर सकता, क्योंकि ये आकलन किसमें करेगा? यह आकलन करेगा वो निबंधात्मक परीक्षण में। निबंधात्मक परीक्षण में छात्र क्या करेगा? अपने मन के भाव रखेगा और मन के भाव लिखेगा, तो उसकी आंतरिक जो अनुभूति है वो उस टॉपिक के बारे में, उस प्रश्न के बारे में, उस टेस्ट में जब लिखेगा तो अपन को पता लग जाएगा कि इस छात्र के मस्तिष्क में क्या चल रहा है। क्योंकि जैसे अभी मैंने जब यहाँ पर अर्धवार्षिक परीक्षा की कॉपी जब चेक करी थी, तो मेरे दोस्तों कई अध्यापकों ने जैसे अपने अपने मन के विचार भी लिख दिए, तो वो विचार बड़े हास्यास्पद भी थे और मुझे अचंभित भी करने वाले थे। तो दोस्तों इससे मुझे क्या पता लगा? उनके आंतरिक अनुभूति का। तो ये कब पता लगता है अपन को? निबंधात्मक में। लेकिन वस्तुनिष्ठ प्रकार का जब परीक्षण होता है, ऑब्जेक्टिव जब टेस्ट होता है, तो उसमें तो विश्वसनीयता और वैधता ही रहती है। तो इसका जो गुण है मेरे दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि एक ही ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। परीक्षण पदों में विश्वसनीयता रहती है और वैधता रहती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है मेरे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी अप्रक्षेपित शिक्षण सामग्री नहीं है? या अब भाई साहब, प्रक्षेपित और अप्रक्षेपित 2 प्रकार की शिक्षण सामग्रियां होती है, तो यहाँ पर कौन सी नहीं है? फ्लेनल बोर्ड, चार्ट, चलचित्र और मॉडल। तो मैं बताऊं दोस्तों, ये जो चलचित्र हैं यानी कि मोशन जो पिक्चर है, ये यहाँ पर नहीं है। बाकी जो ऊपर की जो तीनों हैं, ये तीनों ही अप्रक्षेपित शिक्षण सामग्री है। चलचित्र जो है वो प्रक्षेपित शिक्षण सामग्री है। तो फ्लेनल बोर्ड, चार्ट, मॉडल जो तीनों हैं मेरे दोस्तों, ये अप्रक्षेपित शिक्षण सामग्री में यहाँ पर आएगी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। तो दोस्तों एग्जाम हेल्पर आरपीएससी पीवाईक्यू सीरीज यहाँ पर चल रही है, अतः चैनल के माध्यम से, अतः मेरे दोस्तों आप अपने दोस्तों के साथ ये चैनल जरूर शेयर करें। तो आज के प्रश्न में इतना ही। तो मेरे दोस्तों यहाँ पर टीचिंग मेथड के 2016 के जितने भी प्रश्न थे वो सेकंड ग्रेड में वो अपन ने पूरे सोल्व कर लिए हैं। तो दोस्तों के साथ अपना ये चैनल जरूर शेयर करें। तो ये थी साथियों आज के सारे प्रश्न। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और मुझे बताएं दोस्तों कि किस प्रकार अपन और भी प्रश्न यहाँ पर जो लाकर सामने लाए। तो दोस्तों थैंक यू दोस्तों।